गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बच्चों हमने इरिगेशन टॉपिक स्टार्ट किया। इरिगेशन टॉपिक में बच्चों जो फर्स्ट टॉपिक था आपका द कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर फॉर क्रॉप, ये कंसेप्ट हमने देखा था कि अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर क्या होता है बच्चों। सॉयल में मेनली जो मॉइस्चर रहता है वो क्या कहला रहा है, अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर। और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, मैंने बताया था कि फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग कैपेसिटी को जब हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस क्या कहलाता है, अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर बच्चों कहला रहा है। ठीक है, कि सॉयल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कि टोटल फील्ड कैपेसिटी कितनी है माइनस आपका क्या हो गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कहला रहा है अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर। ठीक है, इसमें हमने फिर इसका फार्मूला देखा। फार्मूला देखने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है बच्चों। जो मैंने बोला कि जैसे रेन होती है, इरिगेशन होता है, उसके बाद जब भी हम इरिगेट करते हैं क्रॉप को, उसके बाद सॉयल में क्या रहता है कि जो पानी बह के निकलना होता है वो बह के निकल जाता है, जो पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अंडरग्राउंड वाटर में जाना होता है वहाँ तक जाता है। उसके बाद जो उस पूरे फील्ड में वाटर बच जाता है, दिस वाटर इज नॉन एज फील्ड कैपेसिटी। उस वाटर को मैंने क्या नाम दिया था बच्चों, फील्ड कैपेसिटी नाम दिया था। इसकी अलग अलग टर्म, अलग अलग अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। फिजिकल डेफिनेशन जब हमने पढ़ी तो बल्क वाटर कंटेंट रिटेन्ड इन सॉयल, सॉयल में जो है ना वाटर रहता है वो क्या कहला रहा है, फील्ड कैपेसिटी उसकी कहला रही है। कितना है, लगभग 3 जूल पर केजी, जिसे हम बार में देखें तो -0.33 बार ऑफ हाइड्रोलिक हेड और सक्शन प्रेशर। फील्ड कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट ड्रेनेज, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना पानी वो होल्ड करके सॉइल रख सकती है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी, उसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अब बच्चों इसी में एक और पॉइंट था हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट अब क्या होता है बच्चों, वो स्टडी करेंगे हम। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों कि वो लास्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो आपका क्या हो रहा है, सॉइल में बच रहा है। देखो, द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट विच द प्लांट विल विल्ट एंड डाई, कि सॉइल में अगर ये क्या कहते हैं पानी इतना ही अवेलेबल है जिस कारण से प्लांट में विल्टिंग क्या होगी कि धीरे धीरे मुरझा जाएगा प्लांट और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो सॉइल मॉइस्चर क्या कहलाता है, विल्टिंग पॉइंट कहला रहा है। वेयर देयर स्टिल मे बी वाटर इन द सॉइल, द प्लांट इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मीट इट्स नीड, यानी सॉइल में अब इतना ही वाटर बचा हुआ है जो प्लांट यूज नहीं कर पा रहा है ना, वो क्या कहलाता है, विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जब वो प्लांट नहीं यूज कर पा रहा है तो धीरे धीरे वो क्या होगा, प्लांट विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच प्लांट परमानेंटली विल्ट एंड विल नॉट रिकवर, यानी वो विल्टिंग पॉइंट जिसपे क्या हो रहा है, सॉइल में इतना ही पानी बचा हुआ है कि प्लांट जो होता है परमानेंटली विल्ट हो जाता है और दोबारा रिकवर, यदि रिकवर हम उसे नहीं कर सकते और रिकवर नहीं करेंगे और अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है, वो कहलाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। दिस अकर बिटवीन 10 to 20 एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द मिनिमल पॉइंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर दैट प्लांट रिक्वायर नॉट टू विल्ट। If moisture decrease to this or any lower point, a plant wilt can no longer recover its turbidity when placed in a saturated atmosphere for 12 hours. क्या कह रहा है, मॉइस्चर इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टू दिस और एनी लोअर पॉइंट, वो इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, प्लांट जो होता है विल्ट हो जाता है। एंड कैन नो लॉन्गर रिकवर, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं यदि हम 12 घंटे भी उसे सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में रखें तो भी वो क्या होता है, दोबारा रिकवर नहीं होता है। रिकवर कैन नो लॉन्गर रिकवर इट्स टर्जिडिटी व्हेन प्लेस इन अ सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर फॉर 12 आवर, यानी कहने का मतलब वही है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है कि प्लांट को पानी मिल ही नहीं पा रहा है, वो मुरझा गया है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ विल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट एट 1500 जूल पर केजी, जो कि -15 बार्स ऑफ सक्शन प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोलिक हेड होता है।
PWP value under filled condition are not constant. PWP that means permanent melting point value जो होती है filled condition are not constant for any given soil. किसी भी given soil की PWP वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है और एक पर्टिकुलर सॉइल की भी अलग अलग होती है, बट आर डिटरमाइंड बाय द इंटीग्रेटेड इफेक्ट्स ऑफ प्लांट, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन. कि ये सबके मिले जुले असर पे डिपेंड करती है प्लांट कौन सा है, सॉइल किस तरह की है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे कंडीशन उसकी कैसी. PWP इज कंसिडर्ड एज लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर. ठीक है, PWD क्या होता है कि सॉइल में वो मिनिमम वाटर जो कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. ठीक है, तो अब हमें क्लियरली पता चल गया कि एग्जैक्ट कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल क्या है बच्चों, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर फॉर क्रॉप. ठीक है, उसका एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है कि फिल्ड कैपेसिटी माइनस क्या कहलाएगी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वो क्या कहलाता है आपका अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कहलाता है. अब बच्चों यहाँ पे ये तीन आपको टाइप ऑफ, एक मिनट, टाइप ऑफ सॉइल वाटर बता रहा है या काइंड ऑफ सॉइल वाटर बता रहा है, जिसमें पहला टाइप बता रहा है ग्रेविटेशनल, दूसरा कैपिलरी और थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक. बच्चों ग्रेविटेशनल नाम से समझ आ रहा है जैसे ही रेनफॉल होता है या हम इरिगेट करते हैं तो वो ड्यू टू ग्रेविटी जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है. कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो अंडरग्राउंड वाटर में जाने के बाद सॉइल के चारों तरफ जो पानी की लेयर रहती है वो कहलाती है कैपिलरी वाटर, जिससे प्लांट मेनली यूज करते हैं. और कैपिलरी वाटर के जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर होती है वाटर की वो कहलाती है हाइग्रोस्कोपिक वाटर. तो तीनों तरह के वाटर आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हुए. ग्रेविटेशनल वाटर, वाटर इन द माइक्रोपोर्स दैट मूव डाउनवर्ड फ्रीली. ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं. बियॉन्ड द रूट जोन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट, ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होते हैं. कैपिलरी वाटर, वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल इन कैपिलरी पोर against gravity by the force of surface tension as continuous film around the soil particle. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे पानी चला गया उसके बाद जो सॉइल में पानी बचा हुआ है और उसके चारों तरफ एक फिल्म बना रहा है वो क्या कहला रहा है, कैपिलरी वाटर कहला रहा है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है. हाइग्रोस्कोपिक वाटर, when water is held tightly as thin film around soil particle by absorption force and no longer move in the capillary pore. वो कैपिलरी पोर तक नहीं जा रहा है पर उसके चारों तरफ है जो पानी, सॉइल में जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो कैपिलरी पोर या कैपिलरी वाटर के अलावा जो पानी होता है वो क्या कहला रहा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर. बस इस वाटर को प्लांट यूज नहीं करता, ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना है. ठीक है, तो मेनली अब आपको इन तीनों वाटर में से क्लियरली पता चला कि प्लांट्स कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं, कैपिलरी वाटर यूज करते हैं. ठीक है, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी को मेनली कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, सैचुरेशन. सैचुरेशन फैक्टर जो है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी को. सैचुरेशन अकर व्हेन ऑल द वॉइड इन द सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. भाई सॉइल के जितने भी पोर्स हैं वो पानी से भर चुके हैं. अब इसके अलावा आप कितना भी पानी सॉइल में डालोगे वो पानी जो है प्लांट यूज नहीं करेगा. मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि सॉइल के चारों तरफ कैपिलरी वाटर होता है, ये कैपिलरी वाटर ही प्लांट यूज करता है, बट उसके अलावा जितना वाटर है उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं जो प्लांट यूज नहीं करता. तो ये वही बात कह रहा है कि जब हमने इरिगेशन किया या रेनफॉल किया, रेनफॉल के कारण जो पानी आया वो पानी जो कि कैपिलरी वाटर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, केवल वही वाटर जो है प्लांट यूज करता है. तो इसने वही बात बोली है कि वो सारे पोर्स जो होते हैं सॉइल के जो होते हैं कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं वाटर से. ऑल्दो देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल टू द क्रॉप एट सैचुरेशन. चाहे कितना भी पानी हो पर वो एक पर्टिकुलर सैचुरेशन होने के बाद उससे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वाटर अपटेक इज सीरियसली curtained by the lack of oxygen in the soil. At soil water contain greater than filled capacity. ठीक है, यही चीज़ इसने ये और बात बताई है कि वाटर जो अवेलेबल है सॉइल में वो तो प्लांट ले रहा है फिल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके अलावा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी रहती है प्लांट का मिनरल्स को एब्जॉर्व करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए. ठीक है, कह रहा है ना वाटर अपटेक इज सीरियसली
curtailed by the lack of oxygen. ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये वाटर की अवेलेबिलिटी है जो प्लांट को हो रही है वो अफेक्ट करती है. इन द सॉयल एट सॉयल वाटर कंटेन ग्रेटर देन फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, तो ये आपका बच्चों हो गया फैक्टर अफेक्टिंग सॉयल वाटर अवेलेबिलिटी और कंसेप्ट सॉयल वाटर अवेलेबिलिटी का हमने यहाँ पे ख़त्म किया. अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका दे रखा है वो कंसेप्ट है प्रीसियस इरिगेशन. दो तरह की इरिगेशन है बच्चों आपके सिलेबस में, प्रीसियस इरिगेशन एंड प्रेशराइज्ड इरिगेशन. क्या होता है प्रीसियस इरिगेशन? involve the accurate and precise application of water to meet the specific requirement of individual. कि वो accurate और precise एप्लीकेशन यानी हम किस तरीके से पानी क्रॉप को दे रहे हैं जो उस क्रॉप की नीड है वो कहलाता है प्रीसियस इरिगेशन कहलाता है. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर क्रॉप को कितनी नीड है, कितनी प्लांट को पानी की नीड है, उसका जो प्रोसीजर होता है एक्यूरेट है ना, वो क्या कहला रहा है आपका प्रीसियस इरिगेशन कहलाता है. प्लांट एंड मैनेजमेंट यूनिट एंड मिनिमाइज एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कि हम इस तरह की इरिगेशन को यूज कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है आपका कि एक पूरी मैनेजमेंट यूनिट उसकी बनी हुई है और वो किसी तरह का एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है. कॉमनली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ प्रीसियस इरिगेशन क्या है? एग्जैक्टली सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. जितने भी वाटर रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना ही प्रीसियस इरिगेशन कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन. नाम से समझ आ रहा है प्रीसियस तो बेटा जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उससे ऑटोमेटिकली प्लांट को इरिगेट किया जा सकता है वो कहलाता है प्रीसियस. बट जब प्रीसियस इरिगेशन करते हैं बच्चों हम तो उससे कई बार क्या होता है घर में भी आप देखो बच्चों हम पाइप लेके प्लांट्स को क्या करते हैं इरिगेट करते हैं और उससे काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है. ठीक है, प्रेशराइज्ड इरिगेशन क्या है? थोड़ा सा एडवांस होता है. इससे क्या होता है पानी वेस्ट नहीं होता है और जितना पानी होता है वो सारा का सारा प्लांट की रूट को ही मिलता है और वो वेस्ट नहीं हो रहा है. इन प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम वाटर इज प्रेशराइज्ड एंड प्रिसाइज्ड अप्लाई टू द प्लांट अंडर प्रेशर थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप. यानी हम पाइप में प्रेशर क्रिएट करके पानी दे रहे हैं प्लांट्स को. प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम एज अपोज टू द सरफेस इरिगेशन सिस्टम. सरफेस इरिगेशन सिस्टम का जस्ट अपोजिट होता है. आर मोर इफेक्टिव इन एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर टू द क्रॉप. दे प्रोवाइड इम्प्रूव फार्म डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव कंट्रोल ओवर टाइमिंग. देखो बच्चों क्या क्या इम्प्रूव कर रहा है कि फार्म डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ना फार्म में हम किस तरीके से इरिगेशन कर सकते हैं. कंट्रोल्ड ओवर टाइमिंग, टाइम भी कंट्रोल्ड हो जाता है बच्चों. रिड्यूस वेस्टेज ऑफ लैंड इन लेइंग फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. लैंड भी आपका बच रहा है कि आप है ना एक पूरा का पूरा क्या बनाते हो वहाँ पे सरफेस इरिगेशन के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे से पॉन्ड हम लोग बनाते हैं तो वो सरफेस भी आपका बच जाता है क्योंकि पाइप के थ्रू हम डायरेक्ट भेज रहे हैं. रिड्यूस वेस्टेज ऑफ लैंड इन लेइंग फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम लोग फॉर्म करते हैं. एंड रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एंड बेटर यूज ऑफ लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज और हम वाटर रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करते हैं. तो ये अच्छा होता है प्रेशराइज्ड इरिगेशन. ये क्या क्या दे रहा है बच्चों आपका प्रॉपर फार्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, कंट्रोल ओवर टाइमिंग भी कंट्रोल्ड है, वेस्टेज नहीं होता है, लैंड वेस्टेज नहीं हो रहा है, वाटर वेस्टेज नहीं हो रहा है, ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है और वाटर रिसोर्सेज का भी हम लोग लिमिटेड यूज करते हैं, बेटर तरीके से लिमिटेड यूज करते हैं. ठीक है, दे आर मैनी वेरिएशन ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम बट द टू मेजर वंस. काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं बच्चों पर मेनली दो हैं जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम. ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम दो लेते हैं बच्चों. अमंग देम देयर आर मैनी वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फील्ड द क्रॉप. कहना है कि हम मेनली यहाँ पे दो इरिगेशन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन. बहुत सारे मेथड हैं, अलग अलग क्रॉप के अकॉर्डिंग हम अलग अलग इरिगेशन मेथड यूज में लेते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ there are many variation depending on the type of field, the crop and the kind of water delivery fitting needed, but the component of the basic system remain the same. कि हम अलग अलग क्रॉप में किस तरह का सिस्टम यूज में ले रहे हैं, वहाँ पे किस तरह काइंड ऑफ वाटर डिलीवरी फिटिंग नीडेड, यानी किस तरह की फिटिंग अलग अलग क्रॉप में किस तरह की फीडिंग रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से फिट करते हैं सारे पाइप्स को
बट कंपोनेंट, इनका बेसिक कंपोनेंट सिस्टम जो होता है, जितने भी इरिगेशन सिस्टम है उनका सेम होता है। दे कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल स्टेशन वेयर द प्रेशर इज अप्लाइड, कि ये जितने भी सिस्टम होते हैं उनका एक कंट्रोल सिस्टम होता है जहाँ से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। द मेन एंड सब मेन, स्टार्टिंग मैंने बोला कंट्रोल सिस्टम, फिर उससे मेन पाइप्स निकलते हैं और मेन पाइप से बेटा फिर सब पाइप्स निकले जाते हैं। सब मेन विच आर पाइप ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, द मेन फोल्ड और फीडर पाइपलाइंस and lateral and irrigation pipeline equipped with emitters in drip irrigation system and other fixture delivery water to plant or spray booms for forage and grain and central pivot system in sprinkle सिस्टम। देखो बच्चों, सिंपल सा इसने बोला कि एक मेन आपका क्या रहता है, मेन सोर्स होता है जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से सक्शन क्रिएट किया जाता है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अब पाइप्स लगे हुए हैं बच्चों, एक मेन पाइप होता है जो पूरे क्रॉप में फैला हुआ है और उनसे सब पाइप्स जुड़े हुए रहते हैं। तो सब पाइप्स में ड्रिप इरिगेशन में तो बच्चों क्या होता है कि वो बिल्कुल आपका जो रूट होता है उस रूट तक सारे के सारे पाइप्स जाते हैं, जबकि स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, जिसे फव्वारा भी बोलते हैं, कि ऊपर उसमें एक सब पाइप ऊपर की तरफ लगाते हैं जो पानी जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर गिरता चला जाता है पूरे लैंड में। तो स्प्रिंकल इरिगेशन में तो क्या रहता है बच्चों, स्प्रिंकल्स होते हैं ऊपर की तरफ, और ड्रिप इरिगेशन में पाइप जो कि सीधे रूट तक ही खत्म होते हैं। देखो वापस बोल रही हूँ मैं, द कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेशन वेयर द प्रेशर इज अप्लाइड, द मेन एंड सब मेन विच आर पाइप ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, द मेन फोल्ड एंड फीडर पाइपलाइन एंड लैटरल एंड इरिगेशन पाइपलाइन, मेन फोल्ड पाइपलाइन और फिर लैटरल जो साइड से निकल रही हैं बच्चों, ठीक है। इक्विप्ड विद इमीटर, इमीटर से इक्विप्ड होती है इसलिए ड्रिप सिस्टम। अनदर फिक्सर डिलीवरी वाटर टू प्लांट और स्प्रे, यहाँ पे अपन स्प्रे करते हैं, ऊपर की तरफ स्प्रेयर होते हैं, बूम फॉर फॉरेज एंड ग्रेन एंड सेंट्रल पाइवट सिस्टम जो कि स्प्रिंकल सिस्टम में होता है। फर्टिलाइजर इंजेक्टर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम टू परफॉर्म फर्टिगेशन। हम कई बार क्या कहते हैं कि इरिगेशन जब हम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी ऐड कर देते हैं। तो जब फर्टिलाइज़र को इरिगेशन से के थ्रू दिया जाता है तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, फर्टिगेशन नाम देते हैं। प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम हैव द पोटेंशियल टू अवॉइड द वाटर लॉस रिलेटेड टू सरफेस इरिगेशन। ये कह रहा है प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम जो है सरफेस इरिगेशन सिस्टम से कैसे बेटर होता है कि ये क्या कर रहा है, पानी की वेस्टेज को रोकता है। Increase the open irrigation application efficiency from 45% to 60% to pressurized irrigation with efficiency in the range of 75 to 95%। यानी अपन सरफेस इरिगेशन की एप्लीकेशंस की एफिशिएंसी 45 to 60 ही रहती है, जबकि जो प्रेशराइज्ड इरिगेशन होता है इसकी 75 से 95% होती है। While open canal system have high labor requirement for maintaining pressurized system have skill labor रिक्वायरमेंट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं बच्चों। पहला डिफरेंस तो इसने बताया कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी यदि सरफेस इरिगेशन की देखें तो 45 से 60% ही रहती है, जबकि प्रेशराइज्ड इरिगेशन की कितनी रहती है, 75 to 95% रहती है। अब यदि बात करते हैं कि ओपन कैनाल सिस्टम है हाई लेबर रिक्वायरमेंट, ओपन कैनाल सिस्टम बोलो या सरफेस इरिगेशन बोलो तो इसमें हाई लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रेशराइज्ड इरिगेशन में हमें लो लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम नीड फ्रॉम 1/10 to 1/4 ऑफ मैन आर कैनाल सिस्टम। क्या कह रहा है बच्चों कि प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम में 1/3 से 1/4 तक हमें क्या चाहिए, मैन आर कैनाल सिस्टम चाहिए होते हैं। Driven by need to reduce labor input into agriculture and the love of high technology, pressurized irrigation system are costly and out of reach of smallholder farmer in developing country। देखो बच्चों, पहले तो ये बात बोल रहा है आपको इसकी सरफेस इरिगेशन से प्रेशराइज्ड इरिगेशन अच्छा है क्योंकि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। कैनाल सिस्टम भी बता रहा है 1/10 to 1/4 तक रहता है मैन आर कैनाल सिस्टम, बट ये क्या होती है, ये हाई टेक्नोलॉजी है जिसे हम अच्छे से यूज करना चाहते हैं, बट ये कॉस्टली होती है, ठीक है। प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं एंड आउट ऑफ रीच ऑफ स्मॉल होल्डर, और ये हमारे जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये कॉस्टली हैं। वाटर क्वालिटी एंड एनर्जी आर क्रूशियल टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम। वाटर की जो क्वालिटी होती है और एनर्जी क्रूशियल है, यानी ये सस्टेन रहती है यहाँ पे प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। वाटर विद हाई डिजॉल्व मिनरल लीड टू फ्रिक्वेंट ब्लॉकिंग ऑफ
इमीटर। अब इसका ड्रॉबैक भी थोड़ा सा बताया है कि ये जो इमीटर्स जहाँ से निकल रहा है पानी, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि हाई डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं तो कई बार ये क्या हो जाता है, ब्लॉक भी हो जाते हैं इमीटर्स, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट इनमें रहती है, इज नीडेड टू अनब्लॉक डिलीवरी फिटिंग और टू मेंटेन पंप्स एंड फर्टिगेशन यूनिट्स, ठीक है। पहला तो क्या बोला, देखो पहला तो हमने इसके यूजुअल इम्पैक्ट देखे। यूजुअल इम्पैक्ट तो मैंने बोला कि एफिशिएंसी अच्छी है, लेबर कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बट हमने जब इसका ड्रॉबैक देखा तो कॉस्टली होती है, जो कि नॉर्मल हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको नहीं मिल पाती। सेकेंडली इसने क्या बताया कि इसमें मिनरल्स होते हैं तो इसके जो इमीटर्स होते हैं वो रेगुलरली ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको रेगुलरली अपने को ठीक करना पड़ता है। मेंटेनेंस, इसमें रूटीन मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम रेंज फ्रॉम sophisticated computer control setup with high startup cost to moderate cost system that include bubblers, mini sprinkle for orchard and micro sprinkles। एक और चीज़ इसके बारे में इन्होंने क्या बताई कि प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होता है, पूरा सेटअप बनाया जाता है विद हाई स्टार्टअप, तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और मॉडरेट कॉस्ट सिस्टम भी होता है, जिनमें ब्लबर्स होते हैं, मिनी स्प्रिंकल्स होते हैं और माइक्रो स्प्रिंकल्स होते हैं। मिनी स्प्रिंकल्स ऑर्चर्ड फ्रूट्स के लिए होते हैं बच्चों। देयर यूज हैज largely been conformed to large farmers or in commercial farming। तो इस पूरे हमें प्रेशराइज्ड इरिगेशन से कुल मिला के ये समझ में आया कि ये जो होता है स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए नहीं है, ये मेनली किसके लिए है कि बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे जो फार्मिंग करते हैं या कमर्शियल लेवल पे जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये सिस्टम्स अच्छे होते हैं। प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम फॉर स्मॉल होल्डर हैव रिसेंटली बीन पॉपुलराइज्ड। एग्जाम्पल ऑफ लोअर कोस्ट सिस्टम आर, लोअर कोस्ट सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है ड्रिप इरिगेशन विद ड्रिप एमीटर्स, ड्रिप टैप, पोरस वॉल पाइप्स एज वेल एज द हैंड मूव हॉज बेसिन सिस्टम फॉर ट्री पाइप डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन सिस्टम एंड होज मूव स्प्रिंकलर। देखो बच्चों, मैंने ये बात बोली आपको पहले कि प्रेशराइज्ड इरिगेशन जो होता है वो लार्ज लेवल पे ही कर पाते हैं, बट जब हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, जब तक वो स्मॉल जो होल्डर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने स्मॉल लेवल यानी लो कॉस्ट के भी प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम फॉर्म करे। इनके एग्जाम्पल्स ऑफ लोअर कॉस्ट सिस्टम आर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं बच्चों इसके? ड्रिप इरिगेशन विद ड्रिप एमीटर, ड्रिप इरिगेशन किया जाता है ड्रिप एमीटर से, ड्रिप टैप से, पोरस वॉल पाइप से। उसके अलावा बच्चों हैंड मूव्ड हॉज बेसिन सिस्टम होता है ट्री के लिए, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन इरिगेशन सिस्टम है और हॉज मूव स्प्रिंकल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन।